विद्यार्थियों, हम आज आप लोगों को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के यूनिट फर्स्ट के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट इतिहास का भाग होता है। इसमें हम आज आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी देंगे। आपको पूर्व में हम बता चुके हैं कि भारत का ऐतिहासिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य वंश का था। उसके पश्चात मौर्य वंश के पतन के पश्चात हमारे देश में कई छोटी छोटी असंगठित रियासतों या राज्यों का उदय हुआ, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश थे। इनकी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके हमारे देश पर ग्रीक और यवनों ने कुछ हिस्सों पर, कुछ भूभागों पर अधिकार करके शासन करना शुरू कर दिया। इन हिंद यूनानी शासकों में शक, पहलव, कुषाण वंश थे। इसमें कुषाण वंश के समापन के बाद हमारे देश में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसको भारत के इतिहास में गुप्त वंश कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना 316 ईस्वी से मानी जाती है और यह राजवंश 550 ईस्वी तक शासन किया, अर्थात लगभग 235 वर्ष तक हमारे देश पर गुप्त वंश का शासन रहा। गुप्त वंश का उदय कुषाणों के काल में ही प्रारंभ हो गया था। कुषाणों के ही सामंत, या कहिए कि कुषाण राजाओं के अधीन एक शासक श्रीगुप्त हुए। श्रीगुप्त 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किए। एक गुप्त वंश के पहले शासक माने जाते हैं। लेकिन इतिहास के गुप्त वंशावली का अध्ययन करने से यह मालूम पड़ता है कि यह पूरी तरह से स्वतंत्र शासक नहीं थे। यह किसी राजा के अधीन, किसी शासक के अधीन मालूम पड़ते हैं। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच 280 से 316 ईस्वी में गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा, जिसने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का पहले शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम 316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और अपने पूर्ववर्ती शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच से हट करके इन्होंने अपने नाम के आगे महाराजाधिराज की उपाधि लगाई। महाराजाधिराज की उपाधि का तात्पर्य होता है कि यह एक
स्वतंत्र शासक था या किसी के अधीन शासक नहीं था, बल्कि अपनी स्वयं की प्रभुसत्ता स्थापित किया था। अर्थात यहीं से चंद्रगुप्त प्रथम 316 से गुप्तों की अपनी स्वतंत्र राज्य सत्ता का उदय होता है। चंद्रगुप्त प्रथम 316 से 335 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। यह वास्तव में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इसके पहले के शासक वास्तविक संस्थापक नहीं थे, बल्कि केवल किसी के अधीन राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 375 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक मगध पर शासन किया। क्योंकि मगध राजवंश ही भारत का प्रमुख राजवंश था। मगध का इतिहास भारत का इतिहास कहलाता था। मगध भारत में केंद्रीय सत्ता या केंद्र शासक कहिए या प्रमुख शासक के रूप में अपना निर्वहन कर रहा था। उसको एक मजबूत या केंद्रीकृत शासक के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त एक महान पराक्रमी शासक था, महान योद्धा था। यह भारत को बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया। मगध के अधीन पूरे भारत देश को ले आया। इसको इतिहासकार B.S. स्मिथ भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, आपको जानकारी दे दें कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था। उसने अपने शक्ति के बल पर फ्रांस राज्य का विस्तार यूरोप तक फैला दिया था। यूरोप तक उसने राज्य विस्तार किया, यूरोप के बाहर भी निकला, लेकिन अपने जीवन में वाटरलू के युद्ध में वह पराजित हो गया था। जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त अपने जीवन में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं को भारतीय इतिहासकार 5 भागों में बांटते हैं। इसमें सबसे पहला है उत्तरी भारत पर विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत कहिए या जिसको आर्यावर्त कहा जाता था, उस पर आक्रमण किया और आर्यावर्त के सभी 9 राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया, अर्थात उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद समुद्रगुप्त मध्य भारत पर विजय अभियान के लिए निकला। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जबलपुर और नागपुर के बीच 18 अरबी राज्य थे, यद्यपि छोटे छोटे थे। समुद्रगुप्त के पास अपनी एक विशाल सेना थी, जिसके बल पर समुद्रगुप्त ने इन सभी 18 अरबी राज्यों को पराजित करके इनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात
समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के लिए अभियान पर निकला और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध 12 राज्यों को युद्ध में पराजित कर दिया। उस समय छोटे छोटे 12 राज्य दक्षिण में माने जाते हैं और इन सभी 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने पराजित करके उनको अपने अधीन कर लिया। इसलिए अधीन किया कि दक्षिण भारत सुदूर दक्षिण दूर पड़ता था। मगध में बैठ करके या देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक शासन करना कठिन था। दूरी के कारण, सुदूर होने के कारण शासन करने में अनेक कठिनाइयाँ संभावित थी। इसलिए समुद्रगुप्त ने जीतने के बाद भी उनके राज्यों को उनको पुनः वापस करके अपने अधीन शासक बना लिया। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा के साथ साथ कूटनीतिक शासक भी था। वह कूटनीति के बल पर भी अनेक रियासतों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद इसका अभियान सीमांत प्रदेशों की तरफ चला। समुद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेशों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपने अधीन किया। सीमांत के कुछ राज्यों को तो समुद्रगुप्त ने युद्ध में पराजित किया, लेकिन अनेक सीमांत राजा ये छोटे छोटे थे, इनका क्षेत्रफल सीमित था, इनकी संख्या अधिक थी। इन लोगों ने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिए और समुद्रगुप्त इनसे कर लेने लगा। आगे समुद्रगुप्त भारतीय गणराज्यों पे अधिकार कर लिया। ये गणराज्य दक्षिण पश्चिम में ज़्यादातर थे। पूर्वकालीन शाक्य गणराज्यों की तरह यहाँ पर भी प्रजातंत्रात्मक शासन था। आपको यह जानकारी होगी कि भारत में राजतंत्र एक वंशानुगत होता था, तो दूसरे प्रजातांत्रिक रूप से राज्य के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ सामंतों के द्वारा राजा के परिवार, राजकुमारों या सामंतों से चुना जाता था। ऐसा आवश्यक नहीं था कि राजा के मृत्यु के पश्चात, राजा के पद त्याग के बाद उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, ऐसा नहीं था। बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा या सामंतों, मंत्रियों, महामंत्रियों, अधीनस्थ राजाओं के द्वारा सब लोग मिलजुल करके नए राजा का चयन करते थे। तो समुद्रगुप्त ज़्यादातर बिना युद्ध किए ही इन गणराज्यों को अपने अधीन मिला लिया। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने 40 वर्षों के शासनकाल में 39 राजाओं को, 39 बड़े राजाओं को परास्त किया, युद्ध में परास्त करके उनके राज्य पे अधिकार कर लिया। इसके अलावा अनगिनत छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया, जिसकी पूरी गणना संभव नहीं है या पूरी गणना का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। समूह में इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है, पश्चिमोत्तर भारत में यह भारत की सीमाओं को चंद्रगुप्त मौर्य से भी आगे ले जाकर के हिंदू कुश पर्वत के उस पार तक ले गया। यह भारत का ऐसा शासक था कि जो शत्रु देश पर आक्रमण करके उसको
भारत की तरफ बढ़ने की हिम्मत ही नहीं छोड़ी या भारत में आने लायक ही नहीं छोड़ा। समुद्रगुप्त का विदेशी राज्यों से भी बड़ा अच्छा संबंध था। चीन के बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय या अपने देश के बाहर विदेशी राजाओं से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। लंका नरेश, मेघवर्ण, उस समय लंका का राजा मेघवर्ण था जो बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने अपने देश से 2 बौद्ध भिक्षुओं को गया भेजा और वह बौद्ध भिक्षु उसके दूत के रूप में समुद्रगुप्त से आज्ञा लेकर के वहाँ पे बौद्ध मठ, बौद्ध गया में बौद्ध मठ और विहारों का निर्माण किया। इससे विदेशी शासकों के साथ इसके अच्छे संबंध की जानकारी हमको मिलती है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेण था। हर्षेण बहुत अच्छा कवि था। समुद्रगुप्त के बारे में उसने विस्तृत वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के शासन के संबंध में हर्षेण ने इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक ने इलाहाबाद में अशोक स्तंभ बनवाया था। उस अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा हेतु या प्रशंसा करने के लिए, उनके राज्य के बारे में जानकारी के लिए प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन किया। प्रयाग प्रशस्ति उस पर खुदवाई, मतलब अशोक स्तंभ पे ही, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई और आगे चल कर के इस अशोक स्तंभ को समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना गया। इसको कभी दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक कौशाम्बी से खुदवा करके इलाहाबाद में सुरक्षित लगवाया था और आगे चल करके अकबर ने वहाँ से उखड़वा करके इसको इलाहाबाद के किले में सुरक्षित लगवा दिया है, जो आज भी दिन प्रयाग प्रशस्ति आज भी दिन इलाहाबाद के किले में सुरक्षित पड़ी हुई है। समुद्रगुप्त सब देशों को जीतने के बाद, जैसा कि इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ा। उसने कुशाणों से सिक्के, सोने के सिक्कों का सुंदर निर्माण करना सीखा था। सोने के सिक्के बनवाए जिसमें अश्वमेध यज्ञ और सोने के सिक्के पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का वर्णन मिलता है। वह एक विस्तृत समृद्धशाली मगध राज्य या भारतवर्ष का निर्माण किया। वह केवल युद्ध के लिए ही नहीं, वह साहित्य के लिए, इतिहास के लिए, कला सृजन के लिए, संगीत के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें सिंहासन पर बैठा हुआ समुद्रगुप्त बीड़ा बजा रहा है। बीड़ा बजाते हुए इसकी मूर्तियाँ, इसके सिक्के मिले हुए हैं। यह सभी धर्मों का आदर करने वाला महान शासक था। इसी की देन है कि आगे चल कर के गुप्त काल को भारत का प्रथम
स्वर्णकाल कहा जाता है। इतिहास में गुप्त काल को ही भारत का प्रथम स्वर्णकाल, इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतनी समृद्धि, इतना विकास, इतना निर्माण जो समुद्रगुप्त के काल में हुआ, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य आदि के रूप में भारत की समृद्धि हुई। इन्होंने भारत में शांति स्थापना के लिए बहुत कुछ किया। मौर्यों के समान त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, गांव स्तर पर स्वशासन, प्रांतीय शासन और एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करके भारत के मार्ग को आगे के लिए प्रशस्त किया। शेष अगले अध्याय में।